तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी, लेट्स कंटिन्यू विथ योर चैप्टर नंबर 6। लास्ट 2 पेजेस आर रिमेनिंग। कुछ ही टॉपिक्स बचे जो कि सबसे सिंपल वाले टॉपिक्स है। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या होता है और क्या ज़रूरत है हमें ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने की। देखो, एग्जाम्पल हमने स्टैंडर्ड्स बना दिया बोर्ड मीटिंग्स के लिए। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साल में इतनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, इतने दिनों के गैप में, 120 डेज के गैप में आपने मिलना चाहिए, ये चीज़ों पॉइंट्स पर डिस्कशन होना चाहिए। जनरल मीटिंग्स, अगर जनरल मीटिंग्स हो रही है तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है तो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया है, प्रॉक्सी होना चाहिए, कोरम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। डिविडेंड के लिए अलग हमने स्टैंडर्ड्स बना दिए। हमने रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स की हर एक कंपनी को इस तरह से ही डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। हर एक कंपनी को ये प्रोसीजर फॉलो करके ही रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स का मेंटेन करना चाहिए। हर एक कंपनी को मिनट्स बुक, जो मिनट बुक होती है वो मेंटेन करना चाहिए। मिनट्स क्या होती है? हाइलाइट्स, जो भी मीटिंग्स में होता है, बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में होता है, उसका हाइलाइट्स होता है, समरी होता है। अगर आपको आपकी कंपनी को शेयर्स या डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करना है तो ये प्रोसीजर फॉलो करनी है। ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमिशन डियर, ये अपने आप हो जाता है बाय लॉ। ट्रांसफ़र आप खुद करते हो और ट्रांसमिशन अपने आप हो जाता है। मान लो किसी इंसान की डेथ हो गई तो अपने आप शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो शेयर ट्रांसफ़र होगा इसका भी कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर होने चाहिए, यस और नो। अगर आपको सर्कुलेशन रिजोल्यूशन एक पास करना है उसका भी फॉलोइंग प्रोसीजर होना चाहिए। कॉमन सील को अफिक्स करना है, कॉमन सील लगाना है, स्टैंप लगाना है, ऐसे समझो, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट है उसमें स्टैंप लगाना है तो उसका भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए बॉस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब बोल्ड लेटर में लिखा है, एकदम बड़ा सा स्टैंप है। उसके लिए भी कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिए। फोरफीट करना, अगर तुम्हें मान लो जो शेयर होल्डर्स है उसने सारे पैसे नहीं भरे हैं, ठीक है, 10 रुपये का शेयर था, 2 ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपये एप्लीकेशन में उसने पे करना था, 3 रुपये अलॉटमेंट पे पे करना था, फिर 3 रुपये और 2 रुपये फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो ये जो शेयर होल्डर है यारो, इसने 5 रुपये पेमेंट किया है, लेकिन ये पेमेंट तो बाकी है, पेमेंट उसने नहीं दिया, रिमेनिंग पेमेंट नहीं दिया। आपने 10 बार फ़ोन किया फिर भी नहीं दिया, मतलब कॉल किया, पैसा, नोटिस भेजी, फिर भी नहीं दिया, तब आप फॉरफीट कर लोगे शेयर। दिए, जब आप फॉरफीचर कर रहे हो तो भी ये भी जो प्रोसीजर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि शेयर होल्डर का नुकसान ना हो। इनकेस मान लो वो लास्ट मोमेंट में पेमेंट करना चाह रहा है तो उसको करने देना चाहिए। मतलब कुछ एक फॉलोइंग प्रोसीजर होना चाहिए जो सारी कंपनीज को एप्लीकेबल होना चाहिए। अरे हर एक कंपनी अपने मनमानी इस तरह से काम करेगी, गलत हो जाएगा ना शेयर होल्डर्स के साथ। बोर्ड रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? बोर्ड रिपोर्ट्स, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये बोर्ड रिपोर्ट देंगे, ये बोर्ड रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? तो आईसीएसआई ने क्या किया, आपकी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रही हूँ मैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ जो इंडिया है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये लोग क्या करती है पता है? ये लोग ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करती है, बनाती है और इशू करती है। ये आईसीएसआई, यहाँ पे सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो ये लोग वेल प्रोफेशनल लोग हैं, तो ये लोग बनाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाएंगे और ये लोग इशू करेंगे। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा। कौन अप्रूव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको अप्रूव कर देता है ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए के थ्रू, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दी तब ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बनता है। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या होता है डियर? ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। एम आई क्लियर? ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है यहाँ पे जो सारी कंपनीज को एप्लीकेबल होती है। टोटल देयर आर 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। मैंने अभी अभी आपको नेमिंग पूरे बता दिए, ठीक है। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को शॉर्ट में, मैंने आपकी नोट्स में एसएस लिखा है, एग्जाम में आप एसएस नहीं लिखोगे, आपकी नोट्स को शॉर्ट एंड स्वीट बनाने के लिए एसएस लिखा है। अदरवाइज बुक और नोट्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। जितना शॉर्ट हो सकता था, जितना कंसाइज, जितने प्यारे नोट्स बन सकते थे वैसे मैंने फॉर्मुलेट किया, ठीक है। तो ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन बनाता है, पहले बताओ। आईसीएसआई जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो लोग दिमाग लगा रहे होते होंगे कि यार नहीं ये ऐसा होना चाहिए था, चलिए ऐसा होना चाहिए, साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग तो होनी चाहिए, चलो 120 दिन के गैप में होनी चाहिए, चलो वो बन गया स्टैंडर्ड, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, वो मिनट बुक में होना चाहिए, ओके, मिनट के लिए भी अलग से स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है?
तो बनाएगा कौन? आईसीएसआई। अप्रूव कौन करेगा? सीजी। बस ये दो चीजें ध्यान रखो, इट विल बी फॉर्मुलेटेड बाय आईसीएसआई एंड अप्रूव कौन करेगा? सीजी। और कैसे? थ्रू एमसीए। डन। ये मैंडेटरी है टू कंप्लाई, इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई SS1 एंड SS2। SS1 क्या था? बोर्ड मीटिंग। SS2 क्या था? जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग होगी और कैसे होगी, और सारी कंपनीज क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, ये सारी चीजें। जैसे देखना, एक जनरल मीटिंग में ना एक कंडीशन वहां पे दी थी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में। अभी तुम्हारे बुक में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है, वो भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों के, ठीक है? तो वहाँ पे इन्होंने क्या बोला पता है क्या? अगर जनरल मीटिंग होगी ना, जब भी जनरल मीटिंग होने वाली है, उसके 21 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए शेयर होल्डर्स को। एंड ऑब्वियसली यार सही भी है, तुम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बना रहे हो, मीटिंग होने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हो, वो पॉइंट्स कौन से होंगे और मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी प्लेस में होगी, किस जगह होगी, कौन से दिन, कितने समय, ठीक है? तो ये सारी बातों का एक नोटिस जाना चाहिए शेयर होल्डर्स को। अग्री करते हो? अग्री करते हो ये चीज़? तो ये नोटिस तो हर एक कंपनी को देना चाहिए ना। ऐसा होना चाहिए क्या कि नहीं यही कंपनी देगी, बड़ी कंपनी देगी, छोटी कंपनी नहीं देगी? बहुत हर एक कंपनी को देना चाहिए नोटिस, यस और नो? तो वही पॉइंट, इसमें ऐसे ही जनरल पॉइंट्स ही लिखे हैं कि 21 डेज पहले क्या बोलते हैं नोटिस जाना चाहिए, ठीक है? प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो आप, अगर आप खुद नहीं आ सकते तो आप आपके बिहाफ में प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इतने होने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट दी है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 में। इसलिए बोला गया कि ये मैंडेटरी है, कंप्लाई करेगा। बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, जनरल मीटिंग कैसे होगी, इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई बाय एवरी कंपनी। कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया, ठीक है जी? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टैंडर्डाइज कर दो डिफरेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, कि सारी कंपनी इसी तरह से ही सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस करे, ठीक है? नाउ अभी देखो क्या जरूरत थी? एवरी कंपनी फॉलो डाइवर्स प्रैक्टिसेस। हर एक कंपनी की अपनी खुद की पॉलिसीज होती, खुद की प्रैक्टिसेस होती। हर एक कंपनी अपने डिफरेंट बिजनेस कल्चर से आती है, उनके बहुत सारे अलग अलग यूसेज होते हैं, ठीक है? तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का एम क्या है? इंटीग्रेट कर देना, सबको इंटीग्रेट कर दिया, सबको हार्मोनाइज कर दिया, सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए अक्रॉस ऑल द कंपनीज। कि अब इंडिया में सारी कंपनीज ने अच्छा बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस फॉलो करनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस मतलब एकदम सिस्टमैटिक वे से ही सारी कंपनीज ने काम करना है, ठीक है? ताकि पेनल्टीज ना आए, ताकि दिक्कतें ना हो, ठीक है? आप टाइम पे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करोगे कि भाई जनरल मीटिंग है आ जाओ, तो कैसे पॉसिबल है? जैसा नो बेटर मॉनिटरिंग हो पाएगा कंप्लायंसेस ऑफ लॉ का। अब कोई भी बंदा आराम से चेक कर सकता है कि यार ये पॉइंट्स थे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में, ये पॉइंट्स कंप्लाई किए या नहीं किए। अभी सेक्रेटरी ऑडिटर का काम क्या रहेगा ये बताना मुझे, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कंप्लाई किया है या नहीं किया है, यस और नो? क्योंकि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में बहुत सारी क्राइटेरिया दे दिया है, उन्होंने बहुत सारी क्राइटेरिया दे दिया कि ये बातों का आपने ध्यान रखना है। तो सेक्रेटरी ऑडिटर का काम क्या है कि क्या वो बातें फॉलो की है या नहीं की है, क्या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का प्रॉपर एप्लीकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, कंप्लायंसेस हुआ है लॉ का, क्या स्ट्रेंथनिंग हुआ है प्रोसेस ऑफ द बोर्ड, जिसके कारण। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जैसा तुम्हें कानून बोलता है वो चीज़ फॉलो हो गई तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टर्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपकी कंपनी में। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स इन योर कंपनी, यस और नो? ठीक है? तो क्या ज़रूरत है डियर, क्या ज़रूरत है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स की? हर एक कंपनी अपने अलग अलग डाइवर्स प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी, हर एक कंपनी अपने अलग अलग उनके अलग अलग यूसेज है, अलग अलग उनके बिजनेस कल्चर्स है, जिसके कारण देयर इज़ अ नीड, एक ज़रूरत थी। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का एक एम है कि वो हार्मोनाइज करे, वो इंटीग्रेट करे, वो स्टैंडर्डाइज करे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है? उसके बाद आप क्या बोलोगे, इससे क्या हो जाएगा? बेटर मॉनिटरिंग हो पाएगी कंप्लायंस ऑफ लॉ की, कि क्या कानून पूरी तरह से प्रॉपरली कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, इससे क्या हो जाएगा? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। और क्या होगा? और क्या होगा? पेनल्टीज वगैरह कम हो जाएगी, कंपनीज को अगर जो पेनल्टी लगती है वो कम हो जाएगी। और क्या होगा? इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डन एवरीबॉडी।
आप चीज़ों को समझोगे, आप अपने आप ऑन वर्ड में पॉइंट वाइज आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है, शांति से चीज़ों को समझना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, SS1 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 and 2 मतलब बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग, ये जो 2 स्टैंडर्ड थे ये मैंडेटरी हो गए। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी भी है ना तो भी यू नीड टू हैव टू कंप्लाई विद दिस, you will have to comply with this. Done everybody? Okay, now ICSI ने एक सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया है जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इश्यू करता है। मुझे बताना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप जाओगे ना ICSI की कभी जाना इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे तो ऐसे एक ऑफिस होता है, ठीक है, कहीं पे कुछ फॉर्म्स होते हैं, कहीं पे कुछ बुक्स के लिए बच्चे आते हैं। तो फिर आप ऐसे सोचते हो कि यार ये सारी चीज़ें बनती कहाँ हैं, हम तो ICSI के इंस्टीट्यूट में जाके आए हैं, बट ऐसा नहीं है। जो इंस्टीट्यूट है वो सामने से अलग दिखती है, बैक ऑफिस में वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स पे लगातार काम कर रहे हैं। पहले सिर्फ 2 थे, आज देखो आज 10 स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है, और इस पे वर्क शुरू है। तो इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने एक SSB बोर्ड, ICSI ने एक SSB बोर्ड अपॉइंट किया है, ये बोर्ड बना दिया है। और ये बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, ये बोर्ड में ICAI के लोग भी होंगे, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, ये बोर्ड में ICWAI के लोग भी होंगे, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICWAI के लोग भी होंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ क्या बोलोगे आप, इंडियन इंडस्ट्रीज, ये लोग भी होंगे। फिर असोचैम, डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस भी होंगे, इतना समझो। अभी इसके ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में ना फुल फॉर्म पूछा जाए, ठीक है, ये हो सकता है। तो असोचैम का लिख लेना, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ऑफ इंडिया। आप आपकी टेक्स्ट बुक पे देखोगे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। लिख दूँ, ये चीज़ लिखवा दूँ, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। असोचैम क्या होता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स, किसका, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एक मिनट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया असोचैम। और FICCI क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, फेडरेशन ध्यान रख लो, फेडरेशन किस चीज़ का, ऑफ इंडियन। अब उसके बाद में वापस से रिपीट हो जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये क्या है, CIA क्या है, कॉन्फेडरेशन। सिर्फ एक बार पढ़ना है आपने, ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, एक बार जस्ट रीड आउट करके जाना। हो सकता है वो लोग आपको ऑब्जेक्टिव्स में टारगेट करे, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। आंसर देखने के टाइम पे आप ये शॉर्टकट ही करो, ज़्यादा बेहतर है। असोचैम, CII, FICCI, ठीक है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी उसमें हो सकते हैं। किस में, SSB बोर्ड में कौन कौन रहेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक CWA मतलब ICWAI, ठीक है, और एक कौन हो गया, ये असोचैम, और कौन हो गया, CII, और एक हो गया आपके FICCI। डन। ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो आपके यहाँ पे आ सकती है। इज दिस पार्ट क्लियर? जो बंदा इंडस्ट्री में काम करता है ना, वही बता सकता है कि क्या बेहतरीन वे है इंडस्ट्री को चलाने का, ठीक है, उसी को लूप होल्स मालूम होते हैं, तो वही अगर आपको गाइड करे वो ज़्यादा बेटर है कि क्या होना चाहिए, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में कौन सी बातें आनी चाहिए। और फिर दूसरा, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, क्योंकि वो ऑडिट करते हैं हर एक कंपनीज का, बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो उन्हें तो पता ही होता है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स होते हैं, तो वो भी एक बेहतरीन गाइडेंस दे सकते हैं। दूसरा, ICWAI भी होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग निकालते हैं, उनको तो बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें मालूम होती है, तो इसलिए उनको भी इन्वॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है?
इतने उनको भी इन्वॉल्व कर दिया सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बनाने के लिए। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, चलो नाउ ये 10 आपके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स है ना SS1 एंड SS2 ओपीसी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन मैडम ऊपर तो बोला था मैंडेटरी है वो सबके लिए। 1 पर्सन कंपनी में अकेला बंदा खुद बोर्ड मीटिंग, अकेला बंदा जनरल मीटिंग, कुछ लग रहा है? क्यों क्यों एप्लीकेबल नहीं? क्योंकि उसको सिर्फ एक सिंगल डायरेक्टर होता है, ठीक है। और ये जो SS2 है इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज, ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसे बोलता है कि भाई ये कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए तो उन कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा वो, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर? SS1 SS2 मैंडेटरी है लेकिन ओपीसी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं। इज दिस पार्ट क्लियर? नहीं नहीं डियर, नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ एक बार रीडिंग करके जानी है एग्जाम में, ठीक है। यस कॉन्फिडेंस मिलता है उससे रेगुलेटर्स को, मैनेजमेंट को, स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी को। स्टेक होल्डर्स में सब आ गए, आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, आपके क्या बोलोगे शेयर होल्डर्स आ गए, आपके डिबेंचर होल्डर्स आ गए, आपके क्रेडिटर्स आ गए, आपके डेटर्स आ गए, सारे सारे आ गए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, सब सब आ गए, सारी अथॉरिटीज आ गई आपके स्टेक होल्डर्स में। कॉन्फिडेंस दैट कंपनी इज फॉलोइंग डिसिप्लिन्ड अप्रोच, कंपनी एक डिसिप्लिन वे में अप्रोच फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ऑफ इवैल्यूएशन, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल, गवर्नेंस। ध्यान से सुनो, कंपनी की इम्प्रूव करे, इफेक्टिवनेस इम्प्रूव करी है, रिस्क को मैनेज किया है, कंट्रोल किया है और गवर्नेंस, बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया। डन? इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का डियर? ना अब ये सेक्रेटरी ऑडिट मैडम हर एक कंपनी को कराना पड़ेगा ना जी। अब यहाँ पे एक कोड है, ऊपर वाले में याद करा पढ़त बताया था आपकी मैडम ने, ठीक है। क्या था उधर? 10, 50, 100 था क्या? क्या था उधर? 10, 50, 100 था? नहीं याद आ रहा, चेक कर लो ना जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, चलो वहां पे आपको बताया था 10, 50, 100 वाला पार्ट। कभी भी डाउट है ये चीज़ों के मामले में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना, मतलब एक हल्की सी भी गुंजाइश नहीं रखना। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप वापस से चलोगे, देखोगे कहाँ था रे ये पढ़ा, 13, 10, 50, 100 ऐसे कराया था आपको। फर्स्ट ये कराया था, दूसरा ये कराया था, तीसरा ये कराया था, याद आ रहा है पढ़त? 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, याद आ रहा है डियर? ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी और टी बनता है। पी से क्या होता है मैडम? पेड अप शेयर कैपिटल। टी से क्या होता है? टी से क्या होता है? टर्नओवर, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे पीटी है और यहाँ पे अमाउंट थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे 50 करोड़ है, यहाँ पे 250 करोड़ है, ऐसा है। देखो सेक्रेटरी ऑडिट कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है? पहला पॉइंट, हर एक लिस्टेड, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो भाई तेरे को सेक्रेटरी ऑडिट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी हो और क्या अपने बोर्ड मीटिंग के सारे रेगुलेशंस को फॉलो किया है, रूल्स को फॉलो किया है, जनरल मीटिंग के सारे रिक्वायरमेंट जो स्टैंडर्ड है SS2 उसको फॉलो किया है, थर्ड स्टैंडर्ड है तुम्हारा डिविडेंड वाला उसको फॉलो किया है, फोर्थ है तुम्हारा मिनट्स वाला, क्या तुमने उसको फॉलो किया है, ठीक है। तो ये सारे आपने क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं क्या? ये देखो, थर्ड है तुम्हारा डिविडेंड, फोर्थ है तुम्हारा रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड। ये डिविडेंड किसके बेसिस पे डिक्लेयर होगा डियर? ये जो तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो किस बेसिस पे करते हो डिक्लेयर? पहला है बोर्ड मीटिंग, दूसरा है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर होता है किस बेसिस पे? रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स को देख के ही, ठीक है। फिर मिनट बुक बनेगा, ट्रांसमिशन करोगे शेयर्स को, सर्कुलेशन, कॉमन सील, फॉरफीचर एंड लास्ट वाला याद रखना बोर्ड रिपोर्ट। ये एक पूछ सकते हैं आपको और ये शुरू के 4-5 पूछ सकते हैं। तो 5 वाले को शुरू स्टार्टिंग के 5 तो मैंने आपको लर्न करने की टेक्निक बता दी। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, डिविडेंड डिक्लेयर होगा किस बेसिस पे? रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स को देख के होगा। फिर मिनट बुक बनाओगे, मिनट बुक के हिसाब से आप ट्रांसमिशन करोगे, तो 6 चीज़ें तो याद हो ही जाती है, ठीक है। और एक ये ध्यान रख लेना बोर्ड रिपोर्ट्स वाला,
तो कोशिश करना एटलीस्ट 7-8 स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए। डन एवरीबॉडी, क्लियर है यहाँ तक? पक्का डियर? ओके तो अभी मुझे एक बात बताना, ये जो लिस्टेड कंपनी है इसको स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना कंपलसरी, इनको सेक्रेटरियल ऑडिट भी मैंडेटरी है, ठीक है जी। और किनको मैंडेटरी है? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, ऐसी कंपनी का पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है, और ऐसी एवरी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है तुम्हारी पब्लिक कंपनी की। अरे सब्सिडरी कंपनी, एक मिनट ध्यान से देखना, ये तुम्हारी पब्लिक कंपनी, ठीक है, इसकी सब्सिडरी है एक प्राइवेट कंपनी, तो सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल ऑल्सो बी अ पब्लिक कंपनी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो सब्सिडरी होती है ना पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, वो इनडायरेक्टली पब्लिक कंपनी ही होती है, इसलिए इनको भी एप्लीकेबल है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। लिस्टेड कंपनी है ही है, पीटी है 50 और 250 करोड़, ये यहाँ पे ध्यान रखना। यस, पी और टी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो क्या बोले अमाउंट है वो डिफर हो गया, ठीक है। 50 करोड़ या 50 करोड़ से जिसका ज़्यादा उसको सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी है, टर्नओवर जिसका 250 करोड़ से ज़्यादा उसको सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी है। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, मतलब वो बड़ी कंपनी है, यसा नो पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है, तो डियर ये जो ब्रांच है उसका, ये भी तो बड़ा कंपनी हुआ ना, ये बड़े लोगों की ही कंपनी है। एम आई क्लियर? प्राइवेट पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी, मतलब ये जो प्राइवेट कंपनी इसको ये पब्लिक कंपनी चलाती है, तो कहना है से कि ये भी तो बड़ी कंपनी हुई, तो इनको भी सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी होगा। डन? समझ में आया क्यों कंपलसरी है? क्योंकि वो भी बड़ी कंपनी है, ये भी कंपनी जो है ना अपने आप में बड़ी कंपनी है, इवन दो यहाँ पे बोला है प्राइवेट, लेकिन वो बड़ी कंपनी है। ओके बस, नाउ कौन करेगा? सेक्रेटरियल ऑडिटर को तो अपॉइंट करो पहले, वही तो करेगा, अपॉइंटमेंट तो करो। ठीक है मैडम, कर लिया अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंट किया ना वो क्या करेगा? वो कंडक्ट करेगा सेक्रेटरियल ऑडिट और फर्निश करेगा सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। एक बार ध्यान से सुनना, वो सेक्रेटरियल ऑडिट को कंडक्ट करेगा, ऑडिट करेगा और रिपोर्ट देगा। किसको देगा? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा यारो, और किसको देगा? ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे मैडम? वो ये जो रिपोर्ट है ना उसको वो लोग अपने सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को बोर्ड रिपोर्ट के साथ में अनेक्स करके देंगे। और आपको पता है क्या सेक्रेटरियल ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो कौन से फॉर्म में होता है? MR3 फॉर्म में होता है। MR3 फॉर्म मतलब नाउ कहने से सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट प्लस बोर्ड रिपोर्ट अनेक्स होके शेयर होल्डर्स को जाएगा, यस और नो? तो कहना है ऑल्सो से कि सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में होता है? MR3 में होता है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट SAR को SAR सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, ये बोलने के बदले कहना है से MR3 प्लस बोर्ड रिपोर्ट अनेक्स होके जाएगा। एवरीबॉडी बोलूँ मैं से? सेक्रेटरियल ऑडिट जो रिपोर्ट है, ठीक है, मतलब MR3 है और ये जो है आपका क्या बोलते हैं बोर्ड रिपोर्ट, ये अनेक्स होके साथ में जाएगा। क्लियर? चलो आ जाओ। ये सेक्रेटरियल ऑडिट का जो रिपोर्ट है यहाँ, रिपोर्ट हाँ ये रही, ये रिपोर्ट ये MR3 फॉर्म में होता है। MR3 फॉर्म है, उस फॉर्म में ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ कौन कंडक्ट करेगा? सिर्फ मेंबर, ICSI का मेंबर, लेकिन उसके बाद में COP होनी चाहिए। तो कौन कंडक्ट करता है सेक्रेटरियल ऑडिट? मेंबर, लेकिन उसके पास में क्या होना चाहिए? COP होनी चाहिए। ओके, कौन अपॉइंट करता है ऐसे सेक्रेटरियल ऑडिटर को? बोर्ड। कहाँ पे? बोर्ड मीटिंग में। और कैसे? बोर्ड रिजोल्यूशन से। BOD एट बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन। BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे। डन एवरीबॉडी? ठीक है, अपॉइंट करते तो कभी अपॉइंट करेंगे? साल के बीच में नहीं, शुरुआत में अपॉइंट करेंगे ताकि जो भी कंप्लायंसेज है वो हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे चेक कर सकें। और लास्टली यहाँ पे दिया MR3 जो फॉर्म है वो बोर्ड रिपोर्ट के साथ में अनेक्स होके जाता है।
चलो, सेक्रेटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, योर हेडिंग इज दिस, सेक्रेटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। तो मुझे एक बात बताना, सेक्रेटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, बोर्ड मीटिंग में करेंगे, बाय पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। सेक्रेटरी ऑडिटर का काम क्या है? वो कंडक्ट करेगा सेक्रेटरी ऑडिट और फर्निश करेगा रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कौन सी फॉर्म में होगा? MR3 के फॉर्म में होगा, एंड इट इज टू बी अनेक्स्ड विद द बोर्ड रिपोर्ट। डन। इज दिस पॉइंट क्लियर? तुम ऑडिट, जो सेक्रेटरी ऑडिटर है, तुम उसको अपॉइंट कब करोगे? साल के शुरू में, ऑब्वियसली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्यों? टू चेक, टू मॉनिटर द कंप्लायंसेस ऑन कंटिन्यूस बेसिस। साल के शुरुआत से हम चेक करेंगे कि सारे कंप्लायंसेस फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। डन? सिंपल है यारो, क्लियर है? और वो मेंबर होना चाहिए और उसके पास में COP होनी चाहिए। COP मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार सेक्रेटरी ऑडिट में अपन ने कंपनी सेक्रेटरी में क्या क्या पढ़ा, फटाफट से देख लेते हैं। ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स में देखा, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, सेक्रेटरी ऑडिट वाला हेडिंग बताओ मुझे, क्या क्या देखा आपने? इनका मेन काम क्या होता है? वो चेक करते हैं वेरियस कंप्लायंसेस, वेरियस लेजिस्लेशन, 3 कंपनी एक्ट के, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के। इज दिस पॉइंट क्लियर? उसके बाद में इनका इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है? कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट को देखेंगे, एरर्स और मिस्टेक वगैरह डिटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कि कई बार आपको पेनल्टी ना आ जाए, कोई रिस्क, कोई एरर, कोई लॉसेस ना हो जाए, और इसके कारण क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस हो जाएगा किसको? रेगुलेटर्स को, मैनेजमेंट को, स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी को। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी क्या है यहाँ पे? एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बोला आपने तो जिसका PT है यहाँ पे, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ एंड टर्नओवर 250 करोड़, और प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए आपके। फिर इसका अपॉइंटमेंट क्यों करना है? क्योंकि वो कंडक्ट करता है, फर्निश करता है सेक्रेटरी ऑडिटर रिपोर्ट। कौन से फॉर्म में? MR3 के फॉर्म में। MR3 फॉर्म को अनेक्स किया जाता है बोर्ड रिपोर्ट के साथ में। ठीक है। कौन ऑडिट करता है? द मेंबर करेगा, जो जिसके पास में COP होगा, वही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, जो तुमको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो तुम्हें सर्टिफिकेट दे सकता है, ऐसा समझो। ठीक है, जिसके पास में प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होता है। मतलब अगर आपके, एक बात डिटेल में देखना, चलो आ जाओ इसको डिटेल में बताती हूँ। COP को कैसा होता है पता है क्या? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, आप उसके एग्जाम्स पास कर लेते हो, बट आप COP नहीं इशू करते हो, COP के लिए अप्लाई नहीं करते हो उनको। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। मुझे तो जॉब ही करना है, मुझे तो टीचिंग ही करनी है। ठीक है, आई एम वर्किंग इन वेरी बिग कंपनी, तो आई डोंट नीड दिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो मैं ये नहीं, इसके लिए एप्लीकेशन ही नहीं किया। अगर मैंने इसके लिए एप्लीकेशन नहीं किया है, अगर मेरे पास में ये नहीं है, तो आई कैन नॉट डू सेक्रेटरी ऑडिट। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये जो सर्टिफिकेट है, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इसका सर्टिफिकेट होता है। आपको एक लीगल ऑथराइजेशन मिल जाता है कि यस नाउ यू कैन डू प्रैक्टिस। आप यहाँ पे अपने रिपोर्ट वगैरह इशू कर सकते हो, आप साइन कर सकते हो। डन। और ऑब्वियसली आप बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही अपॉइंट करोगे, साल के बीच में तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको चाहिए कि कंप्लायंसेस जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो। चलो, द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज योर CFO। मुझे एक बात बताना, CEO, CFO, MD, WTD, उसके बाद में मैनेजर, फिर कंपनी सेक्रेटरी, याद आया क्या? तो ये क्या, ये भी KMP है, ये भी KMP है। ये क्या करेगा? CFO क्या करेगा? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो ये फाइनेंस को मैनेज करेगा, ये फाइनेंस का प्लानिंग भी करेगा, ये फाइनेंस का मैनेजमेंट भी करेगा, फाइनेंशियल जो रिस्क है वो भी देखेगा, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा, और साथ साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करेगा। जैसे याद करा रही हूँ, प्लीज वैसे ही याद रखना। ठीक है, अदरवाइज इसे बोरिंग तरह से करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ऑफिसर है वो। पहला काम क्या है? मैनेज करेगा फाइनेंसेस। ओके, फाइनेंस का प्लानिंग भी करेगा, फाइनेंस का मैनेजमेंट भी करेगा, रिस्क भी देखेगा, रिकॉर्ड्स भी रखेगा, और साथ साथ रिपोर्ट भी करेगा कंपनी को। ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेगा कंपनी की, क्या स्ट्रेंथ है, कितना पैसा है, और क्या वीकनेस है कंपनी में। टाइमली करेक्टिव एक्शंस लेगा अबाउट द फाइनेंसेस, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा वो कंपनी को, टाइमली फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा, एक्यूरेट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा। और ये सारी चीज़ें
जो भी इनपुट ये दे रहा है ना CFO, ये बोर्ड रिपोर्ट का फॉर्म पार्ट बनेगा। ध्यान से पढ़ना, गिविंग इनपुट्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, मतलब जो CFO जो इनपुट दे रहा है ना फिनेंसेस के बारे में कि कंपनी में इतना पैसा है, ये है, वो है, वो है, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, बोर्ड को अपने रिपोर्ट में ये CFO का इनपुट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट। डन डियर। एक MR3 सेक्रेटरी ऑडिटर रिपोर्ट आता है, एक CFO रिपोर्ट, ये भी आता है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, ओके, बस हो गया। और क्या पॉइंट्स है? वो रेगुलर एम्प्लॉई है वो कंपनी का, या तो वो रेगुलर एम्प्लॉई हो सकता है कंपनी का, या फिर वो 6 महीने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो CFO है, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है वो डायरेक्टर होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है वो डायरेक्टर होगा। अच्छा ठीक है, और वो कंपल्सरी साइन करेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ऑडिटेड है। क्या बोल रहा है? जो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जो तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करके दिया है, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन है, इस पे CFO की भी साइन रहेगी। क्यों मैडम? क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये। समझ में आया क्या? फाइनेंस ऑफिसर फिनेंशियल स्टेटमेंट है तो CFO की साइन नहीं रहेगी क्या? कॉमन सेंस। डन एवरीबॉडी? तो चलो आ जाओ, फटाफट से अपन ने क्या क्या पढ़ा पूरा फटाफट से रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट बोलो, फाइनेंस को मैनेज करेगा, प्लान करेगा, मैनेज करेगा, रिस्क करेगा, रिकॉर्ड कीपिंग करेगा एंड रिपोर्टिंग करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेगा कंपनी का, टाइमली करेक्टिव एक्शंस लेगा फिनेंशियल से, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन भी टाइमली और करेक्टिव देगा, और साथ ही साथ वो बेसिस है ये गिविंग इनपुट्स बाय CFO फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस बोर्ड रिपोर्ट। वो एम्प्लॉय हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी अ डायरेक्टर, और कंपल्सरी साइन करेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन everybody? So guys, here we had finished your entire chapter number 6. Yo, finally completed. Yes, बहुत ही लंबा चैप्टर था। तो चलो गई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।